खार्किव में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। खार्किव के कोर इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने बुग्रोवात्का पर कब्जा जमाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कब्जे की जानकारी भी दी। खार्किव हारने के कगार पर पहुंचा है यूक्रेन, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नेटो और यूरोपियन यूनियन ने विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक में महासंग्राम का राज्यादेश जारी कर दिया है। अमेरिकी जनरल ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास वक्त बहुत कम है। रूस को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होगी। नेटो के पास 32 देशों की सेना है, तो पुतिन ने भी 20 देशों की निजी फौज युद्ध के लिए तैयार कर दी है। रूस की तैयारी के डर से जर्मनी अपने नागरिकों के लिए सैन्य सेवा जरूरी करने वाला है। अमेरिका ने ब्रिटेन को युद्ध के लिए आत्मनिर्भर बनने का संदेश जारी कर दिया है। पूरा यूरोप चिंतित है, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि रूस के निशाने पर बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र के देश हैं। पुतिन के 5वें कार्यकाल को यूरोप का काल कहा गया। नई सरकार गठन के साथ ही पुतिन ने रूस के साम्राज्य विस्तार की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 10-11 मई को पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन करके यूरोप को चिंता में डाल दिया। 13 मई को मॉस्को में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री, सुरक्षा परिषद के सदस्य, विदेश मंत्री सहित बाकी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और इसी बैठक में पुतिन ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड नए रक्षा मंत्री को सौंपे। रूस की नई सरकार में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड 3 लोगों के पास हैं। पहले है खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव, तीसरे हैं रूस के सेना प्रमुख वैलारी गेरासिमोव। पुतिन की इस बैठक की शॉकवेव यूक्रेन की धरती पर फट रहे बम से ज्यादा है, जिससे पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर आ चुका है। पहली बैठक में ही पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े हमले और रूसी सेना को तेजी से आगे बढ़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि इस कार्यकाल में पुतिन की तैयारी यूरोप में साम्राज्य विस्तार की है। इसके लिए पुतिन ने रूसी सेना को नए सिरे से तैयार करने और दुनिया के कई देशों से सैनिक भर्ती करने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन दुनिया भर से सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। पुतिन ने जिन 20 देशों से सैनिकों की भर्ती की है, उनमें मोल्डोवा, सर्बिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, माली, बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्यूबा और वेनेजुएला शामिल हैं। सभी देशों से मर्सनरीज की भर्ती हो चुकी है। इन देशों के रिटायर्ड या फिर वीआरएस ले चुके सैनिकों को भर्ती में तरजीह दी जा रही है। रूस इन विदेशी सैनिकों को 1 से 3 लाख रुपए तक मासिक वेतन दे रहा है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि 2023 में 200 सैनिक क्यूबा से भर्ती किए गए थे। 2023 में ही 360 नेपाली सैनिक भी रूसी सेना में भर्ती किए गए थे। फरवरी 2024 में ही यूक्रेन युद्ध में 10 नेपाली मर्सनरीज की मौत की रिपोर्ट सामने आई थी।
संकेत साफ है कि पुतिन ने अब सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर ली और रूस की तैयारियों पर रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नेटो संगठन की चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि पुतिन का दुस्साहस दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आया है। यूरोप के सभी देशों ने रूस से सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी जनरल ने साफ कहा है कि अब वक्त बहुत कम है। अमेरिकी जनरल ने रूस के बारे में सच कहा है। रूस ने 20 देशों से सैनिक भर्ती कर लिए हैं और साथ ही गठबंधन के साथी किम जोंग ने भी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया से रूस को 1970 के दशक में बने हथियारों की सप्लाई हो रही है। इन हथियारों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा रहा है, जबकि एडवांस्ड हथियार रूस ने नेटो से जंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस की इस तैयारी से पूरे यूरोप में भय है और नेटो में फूट की दरार भी दिख रही है। नेटो सदस्य देश जर्मनी ने महासंग्राम की तैयारी के लिए नियम बदलने शुरू कर दिए हैं। बीते हफ्ते जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस अमेरिका के दौरे पर थे और वहां उन्होंने कहा था कि 2011 में सभी नागरिकों की अनिवार्य सैन्य सेवा खत्म करने का जर्मन सरकार का फैसला गलत था। बोरिस पिस्टोरियस के इस बयान से अंदाजा लगाया गया है कि जर्मनी सभी युवा नागरिकों को सेना में भर्ती करने की तैयारी में है और अब जर्मन सेना के लीक डॉक्यूमेंट से यही जानकारी सामने आई है। जर्मनी सरकार सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा जरूरी करने जा रही है। 18 साल का होते ही युवकों को सेना में सेवा देनी होगी। इसके साथ 18 साल की युवतियों को भी सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। यानी नेटो देश बड़ी जंग की तैयारी में है, लेकिन इस जंग से पहले मतभेदों की दरार गहरी हो गई है। ये है जनरल रैंडी जॉर्ज, जो अमेरिकी थल सेना के प्रमुख हैं। जनरल जॉर्ज ने कहा है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन बिना मैगजीन के हथियार किसी काम के नहीं होंगे। ऐसी हालत में अमेरिका भी ब्रिटेन की मदद नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन को युद्ध के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। रूस की ताकत से नेटो देशों में घबराहट है और इसीलिए स्वीडन सहित पोलैंड ने आत्मरक्षा के लिए अमेरिका से परमाणु हथियारों की मांग की। रूस से जंग की तैयारी के लिए नेटो ने मोल्दोवा में सैन्य तैनाती कर दी है। स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2024 युद्धाभ्यास के नाम पर मोल्दोवा ने 400 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए हैं। पुतिन का 5वां कार्यकाल शुरू होते ही सबसे बड़ी जंग की लकीर खींच चुकी है। आशंका है कि रूस का पहला टारगेट बाल्टिक या नॉर्डिक देश बन सकते हैं। बाल्टिक यानी लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। बाल्टिक देश रूस की सीमा से सटे हैं और फिनलैंड, स्वीडन रूस के बाल्टिक बेस से सटे देश हैं। इन सभी देशों में नेटो बेस पर सैन्य तैनाती तेजी से बढ़ रही है और पुतिन सबसे पहले इन्हीं में से किसी देश पर हमला कर सकते हैं। ये हमला ही विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के ब्रेगेवका में रूस ने MLRS से हमला किया। यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी सेना की एक यूनिट खत्म हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है।
एक तरफ पुतिन नेटो देशों पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के नक्शे पर मौजूद खार्किव पुतिन के टारगेट पर है। बीते 100 घंटों से खार्किव प्रांत पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खार्किव के करीब 224 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूसी सेना जीत चुकी है और अगले चंद दिनों में पूरे खार्किव पर पुतिन ब्रिगेड का कब्जा होगा। अब सवाल यह है कि कीव के बजाय पुतिन का फोकस खार्किव पर क्यों शिफ्ट हुआ? आखिर क्यों खार्किव पर रूसी झंडा लहराने के लिए रूसी ब्रिगेड आमादा है? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले डोनेस्क लुहांस्क को रूस ने जीता, फिर अवदीव्का मारियोपोल में रूसी झंडा फहराया। मगर अब पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा कीव पर बढ़ जाएगा। और मुमकिन है इसके साथ ही पुतिन धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑपरेशन खार्किव का आगाज कर दिया, जिसके तहत बीते कुछ दिनों से खार्किव में भीषण हमले किए जा रहे थे। मगर 9 मई के बाद से यूक्रेन के खार्किव प्रांत में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई दहल उठा। यकीन मानिए, डबल फ्रंट से रूसी सेना खार्किव पर विध्वंसक प्रहार कर रही है, ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है 72 घंटे में खार्किव का 224 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा हुआ। बीते 24 घंटों में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के करीब 2700 सैनिकों की मौत हुई। इतना ही नहीं, रूस ने खार्किव के अंदर 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर खार्किव के उत्तर पूर्वी इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई। जानते हैं, अब तक खार्किव प्रांत पर रूस की तरफ से हमले ही किए जा रहे थे, मगर पहली बार पुतिन की सेना ने खार्किव के करीब 224 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया, या कहें उन्हें जीत लिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 7 मई को पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 10 मई को खार्किव प्रांत पर कब्जे के लिए रूसी ब्रिगेड ने हमला शुरू कर दिया। आपको बता दें कि खार्किव यूक्रेन का तीसरा बड़ा प्रांत है, जो करीब 31,400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। 10 मई को रूसी सेना ने लुहांस्क की तरफ से खार्किव पर ताबड़तोड़ अटैक किया और खार्किव के करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 11 मई को पुतिन की फौज ने खार्किव प्रांत के करीब 105.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर रूसी झंडा फहराया। वहीं 12 मई को एक बार फिर
खार्किव के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर हमला करते हुए करीब 78.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया। यानी 72 घंटों के भीतर पुतिन ब्रिगेड ने खार्किव ओब्लास्ट के करीब 224.2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। यकीन मानिए, खार्किव में रूस की यह बढ़त यूक्रेन के लिए महा खतरे का संकेत है। भले ही खार्किव प्रांत के नक्शे पर 224 वर्ग किलोमीटर का इलाका बेहद मामूली दिखाई दे रहा हो, मगर 3 दिनों के भीतर इतने इलाके को जीत लेना कोई मामूली बात नहीं। और जानते हैं ये कैसे संभव हुआ? दरअसल खार्किव कब्जे के लिए रूस ने 50,000 सैनिक उतारे, 30,000 जवानों को फ्रंट लाइन पर हमले के लिए भेजा। वहीं 20,000 जवान सेकेंड लाइन में बैकअप के लिए तैनात किए गए। रूसी डिफेंस ने खार्किव में करीब 400 टैंक तैनात किए। खार्किव पर हमले के लिए 900 आर्टिलरी को भी भेजा। खार्किव फतेह के लिए तो ये रूस की महज छोटी सी तैयारी है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द पुतिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद पूरे खार्किव प्रांत पर रूसी झंडा लहराना चाहते हैं। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए पुतिन ने 2.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से पहले पुतिन खार्किव पर कब्जे की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्यों खार्किव के इलाकों को रूसी सेना जीत रही है? प्रचंड तरीके से खार्किव को तहस नहस कर रही है। तो आपको बता दें कि कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव है। इसके अलावा खार्किव रूसी बॉर्डर से सटा इलाका है। खार्किव से रूस बॉर्डर की दूरी महज 40 किलोमीटर है। खार्किव में रूसी मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है। यूक्रेन के बड़े एनर्जी संयंत्र खार्किव में मौजूद हैं। दरअसल वॉर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का मकसद अगले चंद दिनों में खार्किव पर कब्जे का है, क्योंकि खार्किव के रास्ते ही रूसी ब्रिगेड कीव की तरफ कूच करेगी। यानी रूस के लिए सामरिक दृष्टि से खार्किव काफी महत्वपूर्ण है और इसे ही जीतने के साथ पुतिन कीव पर कब्जे की तैयारी करेंगे। और शायद यही वजह है कि अब यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी ये आशंका जता रहे हैं कि किसी भी वक्त खार्किव उनके हाथ से फिसल सकता है। खार्किव में यूक्रेनी सेना सरेंडर करने के कगार पर है। रूसी सेना के आगे यूक्रेनी ब्रिगेड बेबस दिखाई दे रही है। बस इसी आनन फानन में ज़ेलेंस्की ने खार्किव मोर्चे के कमांडर भी बदले हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का यह दाव कितना कारगर साबित होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। मगर इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के कीव पहुंचने से ज़ेलेंस्की को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि खार्किव की सुरक्षा के लिए यूक्रेन पैट्रियट की मांग कर रहा था। ऐसे में क्या अमेरिका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खार्किव में तैनात करेगा? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में 203 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी। खार्किव में यूक्रेन लाचार है, लेकिन यूक्रेन की सीमा के करीब बेलगोरोद और दूसरे शहरों में रूस की तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। इन इलाकों में पिछले 4 दिन में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी ATACMS मिसाइल और यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं। यूक्रेन ने अब ड्रोन से रूस की एक मालगाड़ी को निशाना बनाया है। एक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को गिराने के साथ ही यूक्रेनी फौज ने
रूसी सेना के काफिले पर हमला किया। खार्किव में यूक्रेन कमजोर, लेकिन फ्रंट लाइन के शहरों में रूस लाचार। उधर खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों पर बम बरसता है तो इधर यूक्रेन बेलगोरोद को दहलाता है। रूसी सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के इंतकाम की आग रुक नहीं रही। ड्रोन और अटैक एमएस मिसाइल का तूफानी प्रहार थम नहीं रहा। यूक्रेन बॉर्डर के करीब बेलगोरोद पर सबसे बड़ा हमला 12 मई की सुबह हुआ। 12 मई को यूक्रेन ने बेलगोरोद पर ड्रोन और अटैक एमएस से हमला किया। लगातार कई धमाके हुए और फिर कई जगहों पर आग लग गई। 13 मई को भी यूक्रेन का हमला जारी रहा है। 12 मई के हमले के बाद रूस सतर्क है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई ड्रोन बेलगोरोद तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। रूस के एयर डिफेंस को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। मंगलवार को रूस की सेना का सामना फिर यूक्रेन से हो रही मिसाइलों की बौछार से हुआ। बेलगोरोद में यूक्रेन की एक मिसाइल से धमाका हुआ। रूस ने 25 मिसाइलों को गिराने का दावा किया। बेलगोरोद में रविवार के हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। रविवार के धमाके के निशान के बीच बेलगोरोद में दहशत है और मंगलवार को कई बार एयर अलर्ट सायरन की गूंज ने लोगों को फिर डरा दिया। रूस के सैनिकों ने बेलगोरोद को तो बचा लिया, लेकिन यूक्रेन का एक कामिकाज़े ड्रोन तमाम एयर डिफेंस को चकमा देकर वोल्गोग्राद तक पहुंचने में कामयाब रहा। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कोई ट्रेन हादसा है। मालगाड़ी की कई बोगी रेलवे ट्रैक से दूर जाकर गिरी हैं। ट्रेन में लोड सामान इधर उधर बिखर चुका है। मालगाड़ी से जुड़े तेल के टैंकर भस्म हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वोल्गोग्राद में मालगाड़ी हादसे के पीछे यूक्रेन का शक्तिशाली ड्रोन जिम्मेदार है। ट्रेन से लेकर हवा तक में यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कैसे यूक्रेन ने यह हमला किया, आपको दिखाते हैं। वोल्गोग्राद में चलती मालगाड़ी पर अचानक यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ। मालगाड़ी तेल ले जाने वाले टैंकर भी थे। धमाके के बाद 2 टैंकर में आग लग गई। एक टैंक में जोरदार धमाका भी हुआ। मालगाड़ी के डिब्बे इधर उधर बिखर गए। तेल जलने से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रेल रूट भी कई घंटे के लिए बंद करना पड़ा। यूक्रेन ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया। हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 133 करोड़ रुपए है। ये रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर था जो यूक्रेनी फौज पर लगातार हमले कर रहा था। यूक्रेन की आर्मी ने ड्रोन और आर्टिलरी से एक रूसी काफिले पर हमला किया। इस हमले में 5 BMP-1S आर्मर्ड व्हीकल भस्म हो गए। 5 टैंकों को भी नुकसान हुआ, जिनमें से एक रूस का सबसे आधुनिक T-90M टैंक था। यूक्रेन की कोशिश कम से कम हमलों में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की है, लेकिन यूक्रेन ऐसे टारगेट चुन रहा है जहां इंसानों के संहार के बजाय रूस की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई जा सके। यूक्रेन ने लुहांस्क के औद्योगिक इलाके में हमला किया। क्रास्नोदर में कई फैक्ट्री को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन के निशाने पर हथियार बनाने की फैक्ट्री थी। क्रास्नोदर में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं।
यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों की दहशत रूसी इलाकों में अब काफी अधिक है। लोग डर की वजह से दूसरे शहरों में चले गए हैं। रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन का ड्रोन काल साबित हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 20 रूसी सैनिकों पर एक यूक्रेनी ड्रोन की नजर है। रूसी सैनिक छिपने के लिए एक ठिकाने की तलाश में हैं, तभी कामिकाज़े ड्रोन का पहला हमला होता है। रूसी सैनिक बच निकलते हैं और एक घर में छिप जाते हैं। निगरानी रखने वाला ड्रोन ऊपर ही रहता है, लेकिन तभी एक और ड्रोन खिड़की से घर के अंदर घुसता है और फिर जोरदार धमाका होता है। यह हमला कहां हुआ इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो जाहिर है कि यूक्रेन के एक हमले में ही रूस के 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में भी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने यहां रूसी सुखोई 25 फाइटर को गिरा दिया। रूस के कई टैंक और बख्तरबंद को भी नष्ट कर दिया गया। रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के काफिले का यूक्रेन के एक ड्रोन ने पीछा किया। ड्रोन से जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन की आर्टिलरी और एंटी टैंक मिसाइलों का जबरदस्त हमला शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में रूस के काफिले को यूक्रेनी बारूद ने भस्म कर दिया। रूस भी ड्रोन से नेटो के हथियारों को निशाना बना रहा है। सूमी में रूस का एक ड्रोन यूक्रेनी सैन्य ट्रक का पीछा कर रहा था। रूस बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर इस ट्रक को रोका गया। ट्रक के रुकते ही रूसी ड्रोन ने इस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक पर जर्मनी का गेपार्ड लोड था। जर्मनी का गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। गेपार्ड को बॉर्डर के करीब तैनात किया जाना था। गेपार्ड से रूस के कई फाइटर जेट गिराए जा सकते थे। यूक्रेन के क्लॉक ऑफ यार में रूस का भीषण हमला जारी है। यहां कई इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं। आत्रेमोवस्क के करीब होने की वजह से यह इलाका रूस के लिए बेहद अहम है। खार्किव में मुकाबले के लिए नेटो देश जल्दी यूक्रेन को हथियारों की बड़ी सप्लाई देने वाले हैं। स्पेन यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक देने जा रहा है, ताकि जमीन पर यूक्रेनी सेना मजबूती से पलटवार कर सके। स्पेन से यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप इसी महीने पहुंचाई जाएगी। स्पेन से यूक्रेन को आर्टिलरी के गोले और मशीन गन की सप्लाई की जाएगी। बख्तरबंद वाहन भी दिए जाएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए जाएंगे। यूक्रेन को इस वक्त ड्रोन और मिसाइल से बचाने के लिए सबसे जरूरी एयर डिफेंस की सप्लाई है। जर्मनी से यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस मिल रहा है। इसी महीने कई एयर डिफेंस यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने क्रीमिया में रूस को इतना बड़ा जख्म दे दिया है जिसकी कल्पना क्रेमलिन ने कभी नहीं की होगी। यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमला कर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के बेस पर बड़ा विस्फोट कर दिया। क्रीमिया में हमला हुआ तो क्रेमलिन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आपात मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि मीटिंग में आज रात क्रीमिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों से वज्रपात करने का फैसला हुआ है। रूस अपने अभियान की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन क्रीमिया में जबरदस्त हमला कर रहा है। ज़ेलेंस्की सेना ब्रिटिश मिसाइलों से क्रीमिया में जबरदस्त तबाही मचा रही है। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बरसात कर रही है, जिससे रूसी सेना के सैन्य ठिकाने दहल रहे हैं।
24 घंटे से क्रीमिया में यूक्रेनी सेना के हवाई हमले बहुत तेज हो गए हैं। एक दिन के अंदर यूक्रेन ने कर्च ब्रिज के साथ साथ रूसी बेस पर भी हमले किए। क्रीमिया में यूक्रेन ने उस जगह मिसाइल विस्फोट किया जहां रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बेस है। रूस ने क्रीमिया के आई-पैत्री पहाड़ी पर सीक्रेट एयर डिफेंस बेस बना रखा था। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस को इस बेस की लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद यूक्रेनी फोर्स ने यहां स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से धमाका कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, एक कमांडर और कई सैनिक खत्म हो गए। रूसी एयर डिफेंस स्टेशन के ध्वस्त होने से क्रीमिया बड़े खतरे में पड़ गया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेनी हमले के बाद रूस का सुरक्षा तंत्र तबाह हो गया है। रूस ने अगर जल्द ही अपने एयर डिफेंस को मजबूत नहीं किया तो वो क्रीमिया पर होने वाले हमले रोक नहीं पाएगा। परिणाम यह होगा कि ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया सफल हो जाएगा। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले सोमवार से ही जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को यूक्रेनी सेना ने कर्च ब्रिज को टारगेट किया था। हमले की वजह से कर्च ब्रिज बंद है। रूस अब दूसरे रास्ते से क्रीमिया के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। जो एयर डिफेंस बेस तबाह हुआ है उसे फिर से एक्शन में लाने के लिए दूसरे रूट से कल पुर्जे भेजे जा रहे हैं। पुतिन और उनकी सेना इस वक्त प्रतिशोध की आग में जल रही। यूक्रेनी सेना नेवल ड्रोन, स्टॉर्म शैडो मिसाइल और आसमानी ड्रोन से क्रीमिया में लगातार हमले कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन की मिसाइलें रूसी एयर डिफेंस को धोखा देकर टारगेट को हिट करने में सफल हो रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसने क्रीमिया में रूस की 4 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और 7 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। रूस ने यह तो बताया कि उसने क्रीमिया में यूक्रेन की कितनी मिसाइलों और ड्रोन को तबाह किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो कितनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। सच यह है कि यूक्रेन की ओर से दागी गई कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें न सिर्फ अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल रहीं, बल्कि उन्होंने रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया में ही विस्फोट नहीं किया, बल्कि व्हाइट सी के पास एक और रूसी नेवल बेस पर हमला किया। यह तस्वीर यूक्रेन के हमले के बाद की है। हमले के बाद नेवल बेस में आग लग गई। बेस से आग की लपटें और धुआं उठने लगा। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक रूसी नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया। यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से काउंटर अटैक कर रहा है। इस बीच फ्रांस उसे स्कैल्प मिसाइलों की नई खेप भेजने जा रहा है। इसके बाद यूक्रेनी सेना बहुत विध्वंसक हो जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से वापसी कर लेगा। क्रीमिया हमले के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ प्रतिशोध का प्लान बनाया। रूस न सिर्फ हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा, बल्कि घातक ड्रोन की भी बारिश करेगा। रूसी सेना ने बहुत घातक ड्रोन बना लिया है।
अब युद्ध के मैदान में इसी ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, रूसी सेना ने खेरसोन में बड़ा हमला किया। रूस ने यह हमला नए ड्रोन से किया है। रूस का यह ड्रोन 350 किलो का वॉरहेड ले जाकर धमाका करता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है, यानी ये 250 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तहस नहस कर देता है। माना जा रहा है कि रूस का ऑपरेशन प्रतिशोध आधी रात को लॉन्च होगा। यूक्रेन की पोर्ट लाइन को तबाह करने की तैयारी है। ओडेसा और ज़ेपोरिजिया को विनाश की नई आग में झोंकने का प्लान बनाया गया है। रूसी नौसेना ने अब्खाजिया से एक नेवल दस्ता ब्लैक सी में क्रीमिया की ओर रवाना कर दिया है। रूस ने युद्धपोत पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें लगा दी। कुछ ही घंटों में यूक्रेनी धरती पर बहुत बड़ा वज्रपात होने वाला है। एक ऐसी आग भड़कने वाली है जिसमें यूक्रेन के कई शहर जल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। राफा पर इजराइल के हमलों के बाद अरब के शक्ति समीकरण, अमेरिका की अरब विदेश नीति के समीकरण पूरी तरह उलट गए हैं। अब तक अमेरिका मिस्र और कतर के जरिए हमास और इजराइल की बातचीत कराता रहा है, लेकिन राफा पर हमलों के बाद दोनों देशों ने समर्थन से हाथ खींचने के संकेत दे दिए। मध्यस्थ देश इसलिए भी नाराज हैं कि इजराइल पर नरसंहार के आरोपों को भी अमेरिका नकार रहा है, जबकि इजराइल ने राफा में मरकावा टैंक तक उतार दिए हैं। राफा की जंग कैसे इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए अरब संकट में बदल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजरायली बारूद से विनाशी गाजा पट्टी के राफा क्षेत्र का परिचय बन चुका है। राफा में इजरायल ने मरकावा टैंक उतार दिए हैं। जगह जगह इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। गाजा से बीते एक हफ्ते में 40,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। गाजा के भीतर जो लोग बचे हैं उन तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इजरायली सेटलर्स यानी इजरायली लोगों ने गाजा के राफा और दूसरे हिस्सों में राहत सामग्री लेकर जा रहे ट्रकों में आग लगा दी। इजरायल बामुश्किल राफा से राहत सामग्री के ट्रक रवाना करने पर राजी हुआ था, लेकिन इजरायली सेटलर्स इनका रास्ता रोक रहे हैं या आग लगा रहे हैं। राफा पर हमले के बाद अरब में अमेरिका के दो सबसे बड़े सहयोगी देश मिस्र और कतर भी नाराज हैं। मिस्र ने कहा है कि वो हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता से हाथ खींच लेगा। इसके साथ ही इजरायल के साथ शांति समझौता भी खत्म कर सकता है। कतर ने कहा है कि राफा पर हमलों की वजह से युद्ध विराम वार्ता को झटका लगा है। अब हमास युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री इन्हीं दो देशों के जरिए हमास और इजरायल को बातचीत की मेज पर लाने में कामयाब हुए, लेकिन राफा पर हमलों के बाद दोनों देशों ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो हमास के पक्ष में जा सकते हैं। दोनों देश इसलिए भी नाराज हैं कि राफा में नरसंहार के बाद भी अमेरिका इजरायल के समर्थन में खड़ा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता
जेक सलिवन ने कहा है कि अमेरिका ये नहीं मानता कि इजराइल गाजा युद्ध में नरसंहार कर रहा है या उसके लिए दोषी है। इजराइल को हथियार आपूर्ति घटाकर अमेरिका ने अरब में समीकरण साधने की कोशिश की, लेकिन इस बयान के बाद और राफा पर हमले जारी रहने से अमेरिका के लिए अरब में हालात मुश्किल होने तय हैं। नेतन्याहू सरकार अमेरिका के मनाने के बाद भी राफा पर हमले बंद करने को तैयार नहीं है और इसी का असर है कि हमास के पक्ष में अब हिजबुल्ला और हूती उतर गए हैं। हिजबुल्ला प्रमुख नसरल्ला ने कहा है कि उत्तरी इजराइल को हिजबुल्ला लड़ा के वीरान बना देंगे। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि इजराइल पर अकल्पनीय हमले होने तय हैं। उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना सहित कई शहरों पर हिजबुल्ला पहले से ही हमले कर रहा है और अब हूती ने भी इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल इस जंग में 3 फ्रंट से घिर चुका है और उत्तरी फ्रंट सबसे खतरनाक है। अक्टूबर 2023 से हिजबुल्ला लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। इजराइल सरकार ने उत्तरी इजराइल के कई गांव और छोटे कस्बे खाली करा लिए थे। उत्तरी इजराइल के कई गांवों के लोग घर नहीं लौटे हैं। लोगों ने नेतन्याहू सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। उत्तरी इजराइल के प्रदर्शनकारियों ने अपर गैलिली में जाम लगाकर प्रदर्शन किए। इनकी मांग है कि सुरक्षा गारंटी मिलने पर ही अपने घरों को लौटेंगे। बीते 1 साल से इनके घर और कारोबार बंद हैं। राफा की जंग इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चक्रव्यूह बन गई है। राफा पर बारूदी वर्षा जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे दोनों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री गेट खुलने जा रहा है। ड्रैगन की नजर में सिर्फ ताइवान पर है, लेकिन फिलीपींस को भी हड़पना चाहता है। इसके लिए जिनपिंग दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और कृत्रिम सैन्य बेस बनाने जा रहे हैं। अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन ने दक्षिण चीन सागर में 50 जहाज भेज दिए हैं, जिसमें फिलीपींस भड़क गया है। तो सवाल यही है कि क्या चीन की ये हड़प नीति तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रही है? दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी नीति बेकाबू हो चुकी है। विवादित समुद्री इलाके पर कब्जा करने के लिए चीन फिलीपींस और अमेरिका से भी जंग करने को तैयार है। चीन की हड़प नीति का खुलासा कर रही है युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी चीन के डिस्ट्रॉयर दक्षिण चीन सागर पहुंचे। यहां चीन की नौसेना ने कई दिनों तक एंटी मिसाइल और एंटी सबमरीन ड्रिल की। ये युद्धाभ्यास फिलीपींस और अमेरिका के लिए सीधा संदेश था कि ड्रैगन ना तो डरने वाला है, ना ही रुकने वाला है। लेकिन चीन दक्षिण चीन सागर में अब जो कुछ करने जा रहा है, उससे अमेरिका के सहयोगी देश फिलीपींस और चीन में तनाव बहुत बढ़ गया है। चीन दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में कृत्रिम द्वीपों का जाल और आर्टिफिशियल मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है।
चीन के इस कदम से फिलीपींस दहशत में है। दक्षिण चीन सागर में यह है सबीना शोल। यह फिलीपींस के पालावोन राज्य से महज 175 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलीपींस इस द्वीप पर अपना हक जताता है, जबकि इस द्वीप से बहुत दूर होने के बावजूद भी चीन इस पर अपना दावा ठोक रहा है। सबीना शोल पर चीन और फिलीपींस में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन अब चीन यहीं पर कृत्रिम द्वीप और कृत्रिम सैन्य बेस बनाने जा रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए सबीना शोल के आसपास चीन के कई रिसर्च और सर्विलांस शिप पहुंच गए हैं। फिलीपींस के मुताबिक सबीना शोल के आसपास इस वक्त चीन के करीब 50 जहाज हैं। जवाब में फिलीपींस ने सबीना शोल के पास अपने कई सर्विलांस जहाज भेज दिए हैं। फिलीपींस ड्रैगन की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। चीन और फिलीपींस के इस टकराव की वजह से दक्षिण चीन सागर में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। फिलीपींस के साथ सुपर पावर अमेरिका है। अगर चीन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, अगर ड्रैगन ने विवादित इलाके में कृत्रिम द्वीप और सैन्य बेस बनाने की हिमाकत की, तो सुपर पावर की मदद से फिलीपींस चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। और इस तरह तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री मार्ग खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी।